गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड की स्ट्रक्चर समय समय पर बदलती रहती हैं। कभी कभी राज्यों के बीच में ट्रेड होना आसान होता है और बढ़ता हुआ नज़र आता है, जबकि कभी ये प्रतिकूल नज़र आता है और ट्रेड पैटर्न घटता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्या राज्य अपने सभी आर्थिक फैसले स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबावों के द्वारा उन्हें फैसला लेना पड़ता है? उन परिस्थितियों और संगठनों के ट्रेंड्स के मुताबिक राज्य अपने आर्थिक फैसले लेने के लिए बाध्य होते हैं। इन्हीं सब सवालों को जानने समझने के लिए स्टीफन क्रेसनर ने 1976 में एक आर्टिकल लिखा था, स्टेट पावर एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। स्टीफन क्रेसनर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं, और 2005 से 2007 तक उन्होंने अमेरिका के पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्टर अपनी सेवाएं दी हैं। इस आर्टिकल में वो बेसिकली स्टेट पावर को केंद्र में रखकर इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, और वो मानते हैं कि किसी भी राज्य, किसी भी देश के चार ऐसे गोल होते हैं जिन्हें वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो मानते हैं कि पॉलिटिकल पावर, एग्रीगेट नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी, ये ऐसी चार चीज़ है जिन्हें राज्य मैक्सिमाइज करने का हर हर समय प्रयास करते हैं, और इन्हीं प्रयासों से जो वो एक्शन लेते हैं उससे इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के पैटर्न डिसाइड होते हैं। साथ ही वो मानते हैं कि ये फैसले अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर वाले सिस्टम्स में अलग अलग तरह के होंगे, और इसके लिए वो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, इन सब तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को एनालाइज करते हुए कंक्लूड करते हैं कि हेजेमोनिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा ओपन ट्रेड होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसके साथ ही वो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी देते हैं, जो बाद में चलकर इंटरनेशनल ट्रेड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, समझने के लिए एक ज़रूरी थ्योरी बनकर उभरती है। आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि लंबे समय से ये माना जाता है कि नेशनल, जो राज्य होते हैं, देश होते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा बनाई गई ट्रांसनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक सोसाइटी के द्वारा जो परिस्थितियाँ और जो ट्रेंड होते हैं उन्हीं के हिसाब से फैसले लेते हैं, और उनके फैसले ऐसे एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं जो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन क्रेसनर ऐसा नहीं मानते हैं। क्रेसनर को लगता है कि ये थ्योरी अपने आप में मिसलीडिंग है, और इससे हम इंटरनेशनल ट्रेड के स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते। इंटरनेशनल ट्रेड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है उस समय की ट्रेड की डिग्री ऑफ ओपननेस को समझा जाए, कितनी आसानी से ट्रेड उस समय हो पाता था उसको देखा जाए। और उसके लिए फिर क्रेसनर कहते हैं कि चार जो नेशनल गोल्स उन्होंने पहले डिफाइन किए थे वो जरूरी निर्धारक कारक होते हैं जिससे राज्य अपने आर्थिक फैसले लेते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट में पहले इन चार फैसलों को, इन चार निर्धारक नेशनल गोल्स को वो डिग्री ऑफ ओपननेस से रिलेट करते हैं, और फिर किसी भी समय के ग्लोबल सिस्टम की पावर स्ट्रक्चर को इससे रिलेट करके हेजेमोनिक थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं। स्टेट प्रेफरेंसेस के बारे में बात करते हुए क्रेसनर कहते हैं कि नियो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी का लंबे समय से मानना था कि किसी भी समय पे ग्लोबल वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम ओपन ट्रेड स्ट्रक्चर को प्रीफर करें। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा से नहीं है। ग्लोबल वेलफेयर का ट्रेड ओपननेस से सीधा सीधा रिश्ता हो, ऐसा नहीं रहा है। फिर वो बताते हैं कि जो चार कारक वो मानते हैं कि राज्य मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो ट्रेड ओपननेस से हमेशा बढ़े नहीं है। जहाँ तक बात नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ की है, तो प्राय वो ओपन ट्रेड स्ट्रक्चर में बढ़ते हुए देखे गए हैं। लेकिन अगर हम बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की करें तो वो ट्रेड के ओपननेस से ओपन ट्रेड स्ट्रक्चर में घटती हुई दिखती है। क्रेसनर कहते हैं कि जब ओपन ट्रेड होता है तो किसी भी राज्य, किसी भी देश के अंदर घरेलू जो बिजनेस प्रोडक्शन का सिस्टम होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, उसे इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है। नियो क्लासिकल थ्योरी
के ऑपोजिट वो मानते हैं कि साइज का, देश की साइज का और देश के डेवलपमेंट का भी इस पे अलग अलग तरह से असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि बड़े राज्य इससे कम प्रभावित होते हैं, कम इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है। ऐसे ही डेवलप्ड राज्य कम डेवलप्ड राज्यों से की तुलना में कम प्रभावित होते हैं, यानी कि छोटे और कम डेवलप्ड राज्य सोशल इंस्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जहाँ तक बात पॉलिटिकल पावर की करते हैं, तो पॉलिटिकल पावर के लिए हमें देखना होगा कि ओपन ट्रेड की तुलना में जो अल्टरनेटिव है, यानी कि ट्रेड का क्लोजर करना, उसके लिए अगर कहीं ट्रेड क्लोजर होता है तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी उन्हें डोमेस्टिकली किसी देश को प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और ऐसे में छोटे देशों के लिए मुश्किल होता है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोजर की ज़्यादा होती है। तो पॉलिटिकल पावर के संदर्भ में बात करें, जो कि दोनों ही केसेस में कम होती हैं, पर बड़े देश इससे कम प्रभावित होते हैं, जबकि छोटे देश की पॉलिटिकल पावर ओपन ट्रेड स्ट्रक्चर होने से कम होती है। इस समझ को वो रिलेट करते हुए हमें तीन तरह के इस सिस्टम्स को हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब बड़े राज्य हों, साइज में बड़े, और हाईली डेवलप्ड राज्य हों, हाईली डेवलप्ड देश राज्य हों, तो ऐसा सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है ओपन ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्रीगेट इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ तो इन सब देशों की ओपन ट्रेड से बढ़ेगी ही साथ पॉलिटिकल पावर यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोजर उनके लिए कम होने की वजह से ज़्यादा कम नहीं होगी, पॉलिटिकल पावर का नुकसान उन्हें ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही साथ जो सोशल इंस्टेबिलिटी है वो भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होगी। इसलिए ऐसे सिस्टम में निश्चित ही ओपन ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, ओपन ट्रेडिंग सिस्टम फ्लरिश करेगा। दूसरी स्थिति जिसमें सब राज्य छोटे राज्य होंगे और अनइक्वली डेवलप्ड राज्य होंगे, यानी कुछ कम डेवलप्ड कुछ ज़्यादा डेवलप्ड, तो बहुत संभावना है कि ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड स्ट्रक्चर को जन्म देगी। कुछ बड़े राज्य होने की वजह से और कम डेवलप्ड राज्य होने की वजह से सोशल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोजर भी ज़्यादा होने की वजह से सभी सिस्टम चाहेंगे कि सभी, खासतौर से जो छोटे राज्य होंगे और कम डेवलप्ड राज्य होंगे, वो चाहेंगे कि क्लोज स्ट्रक्चर ही उनकी प्रेफरेंस रहे, और ऐसे में क्लोज स्ट्रक्चर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तीसरी स्थिति में क्रेस्नर हेजेमोनिक सिस्टम का केस लेते हैं और कहते हैं कि अगर हेजेमोनिक सिस्टम किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा तो छोटे राज्य जो कि प्रिफर कर रहे होंगे ओपन ट्रेड के स्ट्रक्चर को, साथ ही साथ जो बड़े राज्य प्रिफर ना भी कर रहे होंगे, उन्हें जो हेजेमोनिक सिस्टम है वो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से परसुएड कर पाएगा, जिससे वो और कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी जनरेट कर पाएगा जिससे दूसरे बड़े राज्य हेजेमोनिक सिस्टम के अलावा मिड रेंज के राज्य भी प्रभावित होकर या मजबूर होकर अपने लिए ओपन ट्रेड के प्रेफरेंसेस को ही चूज करेंगे। इसके बाद सवाल उठता है कि हम कैसे ये नापेंगे, कैसे जानेंगे कि किस समय पर किसी इंटरनेशनल ट्रेड की स्ट्रक्चर ओपन है या नहीं। उस ओपननेस को नापने के लिए कौन से इंडिकेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। क्रेस्नर तीन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर बताते हैं। पहला है टेरिफ्स, इंटरनेशनल टेरिफ, यानी कि ट्रेड पे लगने वाले टैक्सेस। दूसरा इंडिकेटर ट्रेड प्रोपोर्शंस को मानते हैं, और तीसरा इंडिकेटर उन्हें लगता है कि रीजनल ट्रेड पैटर्न्स के रूप में देखा जा सकता है। ट्रेड प्रोपोर्शंस का अर्थ होता है किसी भी समय पर किसी राज्य की, किसी देश की पूरी इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड का अनुपात। और रीजनल पैटर्न का अर्थ है कि अगर किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में अगर देश आपस में ज़्यादा व्यवसाय कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ओपन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड स्ट्रक्चर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इन तीनों इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए क्रेस्नर
पूरी टाइमलाइन को 1820 के बाद की पूरी टाइमलाइन को 5 हिस्सों में बांट कर ये देखते हैं कि क्या इन हिस्सों में कब कब ट्रेड ओपननेस हुई और कब कब ट्रेड क्लोजर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले 1820 से 1879 79 वाले पीरियड को वो मानते हैं कि ये एक ओपननेस वाला पीरियड रहा है, क्योंकि इसमें टैरिफ लगातार कम हो रहे थे और ट्रेड प्रोपोर्शंस बढ़ रहे थे। उसके बाद में जो सेकंड पीरियड यानी 1879 1879 टू 1900 का पीरियड है, उसे वो मॉडेस्ट क्लोजर का फेज मानते हैं, जिसमें टैरिफ्स बढ़ रहे थे और ट्रेड प्रोपोर्शंस लगातार घट रहे थे। तीसरा पीरियड 1900 से 1913 यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का टाइम, उसमें टैरिफ लेवल लगातार एक तरह बने हुए थे, अनचेंज्ड थे, जबकि ट्रेड प्रोपोर्शंस लगातार बढ़ रहे थे। तो इसलिए ये एक ओपननेस का पीरियड के रूप में देखा जाता है। इसके बाद वाला पीरियड यानी दोनों विश्व युद्ध के बीच का पीरियड 1918 से 1939 तक का, ये एक क्लोजर का पीरियड देखा जाता रहा है। इसमें टैरिफ लेवल लगातार बढ़े और ट्रेड प्रोपोर्शंस घटे और रीजनल ट्रेड पैटर्न्स लगातार ज़्यादा रीजनल होते गए। पीरियड 5 यानी 1945 के बाद का पीरियड ज़्यादातर बार ग्रेटर ओपननेस के रूप में देखा गया है, जिसमें टैरिफ्स घटे हैं और ट्रेड प्रोपोर्शंस बढ़ा है। खासतौर से 1960 के बाद लगातार ट्रेड प्रोपोर्शंस बढ़ता हुआ देखा गया है। अब चूंकि क्रेसनर मानते हैं कि राज्य स्टेट पावर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि राज्य अपनी प्रेफरेंसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्शन लेते हैं, और हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में वो मानते हैं कि हेजेमोनिक स्टेट फ्री ट्रेड चाहता है और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, जबकि नॉन हेजेमोनिक सिस्टम के अंदर जब कंपीटिंग स्टेट्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि क्लोज सिस्टम रहे और फ्री ट्रेड को वो कम करने की कोशिश करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करने के लिए इन सारे पीरियड्स को, इन सारे 5-6 पीरियड्स को, जिनमें कुछ पीरियड्स ओपननेस के पीरियड थे और कुछ क्लोजर के सिस्टम पीरियड थे, उनको देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या ये पीरियड इस हाइपोथेसिस से लिंक होते हैं, क्या ओपननेस या क्लोजर होने का कारण हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी से मैच खाता है। तो क्रेसनर सबसे पहले 3 वो पीरियड्स बताते हैं जिसमें उनकी हाइपोथेसिस पूरी तरह ठीक होती दिखाई देती है। सबसे पहला 1820 से 1879 1879 का पीरियड। इस पीरियड के अंदर ग्रेट ब्रिटेन एक मेजर पावर था। 1800 के शुरुआत से ग्रेट ब्रिटेन सुपर पावर बन चुका था और सिस्टम में हेजेमोनिक स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा था, और ग्रेट ब्रिटेन की प्रेफरेंस थी कि फ्री ट्रेड की एक व्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में स्थापित हो, और बहुत सारे ऐसे कदम ब्रिटेन ने उठाए, जैसे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ की इकोनॉमी को ओपन किया। लेटिन अमेरिका हो या अफ्रीका के कई हिस्से हो या इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम हो, उन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमी में ले आने के लिए ब्रिटेन उस समय पे जिम्मेदार था। ब्रिटेन ने अपने इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक ओपन सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उसमें कॉर्न लॉ का एबोलिशन और तमाम तरह की दूसरी चीज़ें शामिल हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन ने एक स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम भी डेवलप करने का प्रयास किया, पर चूँकि ब्रिटेन के सोर्सेज इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े राज्य को भी ओपन इकोनॉमिक ट्रेडिंग सिस्टम में ला पाते, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स उस समय भी एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाए हुए था।
दूसरा पीरियड 1880 से 1900 के बीच का है। इस ये पीरियड बेसिकली क्लोजर का पीरियड देखा गया है, जिसमें ट्रेडिंग पैटर्न्स नेगेटिवली इम्पेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखें तो ये ब्रिटेन के रिलेटिव डिक्लाइन का पीरियड भी है, जिसमें अमेरिका सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, जबकि ब्रिटेन लगातार तुलनात्मक रूप से उतना नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, रसिया, इन सब लोगों ने हायर टेरिफ्स इम्पोज किए, और फिर भी इसमें ट्रेड प्रोपोर्शंस उतने तुलना में कम नहीं हुए, पर मोडेस्ट क्लोजर का ये फेज रहा। तीसरा पीरियड 1945 से 1960 का पीरियड है, जिस जो यूनाइटेड स्टेट्स के फुल फ्लेज्ड सुपर पावर बनने की ओर बढ़ते हुए कदमों का पीरियड है। ये एक ग्रेटर ओपननेस का पीरियड रहा, और जैसा कि हम हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से देख सकते हैं कि जब कोई हेजेमन बन रहा होता है कोई स्टेट, तो वो चाहता है कि वो ओपन ट्रेडिंग सिस्टम्स को प्रिफर करे, और ऐसे में अमेरिका ने भी फ्री ट्रेड के लिए एक स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम ब्रिटेन वुड्स के लिए प्रयास किया, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई गई, और बाकी राज्यों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, और एक ओपन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के अमेरिका की तरफ से पूरे प्रयास किए गए, और उसी के परिणाम स्वरूप ये पीरियड एक ओपन ग्लोबल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर का पीरियड रहा। पर इसके साथ ही तीन ऐसे भी पीरियड्स हैं जिसमें क्रेसनर की हेजेमनिक स्टेबिलिटी की थ्योरी और स्टेट पावर की थ्योरी गलत होती हुई सी दिखती है। सबसे पहला पीरियड 1900 से 1913 का पीरियड है। इस ये पीरियड आइडेंटिफाई किया जाता है ब्रिटेन के कंटिन्यूअस रिलेटिव डिक्लाइन से, जिसमें ब्रिटेन की इकोनॉमिक जो स्टेटस था वो रिलेटिवली बहुत डिक्लाइन हो गया था, लेकिन तब भी ब्रिटेन की तरफ से उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ नहीं दिखी, बल्कि ओपन स्ट्रक्चर की ही प्रेफरेंसेस दिखी। तो ये एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या एक हेजेमन ना होते हुए भी और एक कम्पिटिटिव इकोनॉमी के अंदर भी एक सिस्टम में ओपन ट्रेडिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, और बिना ऐसे फैसले जो ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ दिख रहे थे, वो फैसले भी ब्रिटेन ने उस समय क्यों लिए। उसके बाद में दूसरा फेज 1913 से 1939 का फेज है, जिसमें 1919 से 1939 का फेज, जिसमें लगभग अमेरिका लगभग सुपर पावर बन चुका था, और जिस तरह से 1945 के बाद आकर उसने कुछ फैसले लिए और अपनी एक ओपन इकोनॉमिक ट्रेड सिस्टम के लिए अपनी प्रेफरेंस शो की, वो प्रेफरेंस 1919 से 1939 के पीरियड में अमेरिका ने नहीं की। तो ये भी सवाल बनता है कि क्यों एक सुपर पावर, एक हेजिमन टू बी एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हेजिमन ओपन ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के लिए अपनी प्रेफरेंसेस क्यों शो नहीं कर रहा है। तीसरा पीरियड 1960 के बाद का पीरियड है, जो कि यूएस की रिलेटिव डिक्लाइन का फेज देखा जाता है, और कंपैरेटिवली यूएस अब उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन तब भी यूएस की तरफ से कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसे हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कह सकें। तो ऐसे में ये तीसरा फेज भी क्रेसनर की थियोरी पे कुछ गंभीर किस्म के सवाल खड़े करता है। क्रेसनर कहते हैं कि चूंकि ये तीन पीरियड्स इस थियोरी पे सवाल खड़े करते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इस थियोरी में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं, और तीन कारण, कुछ कुछ ज़रूरी कारण वो देते हैं कि जो चार कारण देते हुए वो बताते हैं कि जो चार नेशनल इंटरेस्ट है उनके साथ साथ ही, क्योंकि चार नेशनल कारण बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते ही हैं, पर साथ में कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, और उन्हीं के कारण बहुत सारे
आर्थिक फैसले इन्फ्लुएंस होते हैं और लिए जाते हैं। उसके साथ ही क्रेशनर बताते हैं कि जैसे कि हम देखें, अगर 1879 में ग्रेट डिप्रेशन के साथ ही एक क्लोजर की पॉलिसी शुरू हुई थी, और अमेरिका को एक लीडर्स इकोनॉमिक लीडरशिप का रोल लेने से पहले 6 साल लंबा एक युद्ध चला था। और इस तरह की बहुत सारी घटनाओं से हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी चेंज होने से पहले एक बड़ी एक्सटर्नल घटना होती है, जो किसी भी राज्य, किसी भी देश के कंट्रोल से बाहर की घटना होती है। दूसरी बात कृष्णर बताते हैं कि एक बार जब कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेट्स अपनी प्रायर चॉइसेस और डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बंध जाते हैं। और जैसे कि अमेरिका ने जब एक बार अपनी स्ट्रक्चर को ओपन ट्रेड के हिसाब से ढाल लिया, तो जब वापस क्लोजर की बात चली तो लंदन सिटी के बिजनेसमैन्स और ख़ास तौर से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस ने प्रेशर दिया, और जिससे वो क्लोजर पॉसिबल नहीं हो पाया, और इससे ब्रिटेन के डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया। ठीक ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी भी देश के हेजमन बनते समय में, उसके इकोनॉमी को फ्लरिश होते समय में बनाए जाते हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस ओपन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए होते हैं, लेकिन वे तब भी फंक्शनल होते हैं जब उनका फंक्शनल होना ज़रूरी नहीं होता, जब राज्य एक हेजमन नहीं रह जाता है। लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस लगातार काम करते हैं एक ओपन ट्रेड पॉलिसी के लिए। ऐसे ही बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका चूँकि सालों से, एक लंबे दशकों और सदियों से अपनी एक क्लोज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरह से फंसा हुआ था कि जब वो 1920 के आसपास, जब उसके पास बेहतर लीडरशिप देने का मौका था, तब भी वो एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को ही अपनाता रहा। साथ ही साथ उस समय अमेरिका की कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम्स भी उतने मजबूत तरह से तैयार नहीं थे कि वो एक लीडरशिप ऑफर कर पाते। और अंत में क्रेसनर कहते हैं कि जब 1945 में अमेरिका ने एक बार ओपन ट्रेड पॉलिसीज़ को प्रेफरेंस दे दी है, तो अब जब तक एक गंभीर तरह की कोई क्राइसिस नहीं आती है, तब तक अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा अपनी ओपन ट्रेड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के रूप में कन्वर्ट करने के लिए और दूसरी तरह की प्रेफरेंसेस को चूज़ करने के लिए। थैंक यू।